कैसे हैं आप सभी। जैसा ही मैं जानता हूँ सभी ठीक होंगे। देखिए, हमने कल जो छोड़ा था आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम बात कर रहे थे थार के रेगिस्तान की। तो थार के रेगिस्तान के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि थार के रेगिस्तान का जो विस्तार है वो कितना है, किस किस देश में इसका विस्तार है, किस राज्य तक इसका विस्तार है, भारत में इसका जो विस्तार किन किन राज्यों के मध्य है, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान, तो थार के रेगिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो इसके विस्तार की हम बात करते हैं। विस्तार देखिए, इसका जो विस्तार है वह है भारत और पाकिस्तान, इन दो देशों के मध्य में है। तो इसका जो भारत में विस्तार है, भारत में इसका 62% क्षेत्र आता है। कितना आता है? 62% क्षेत्र। जबकि पाकिस्तान की यदि बात की जाए, तो पाकिस्तान के अंतर्गत 38% क्षेत्र इस भूभाग का आता है। यानी जो संपूर्ण जो मरुस्थल है थार का रेगिस्तान, वह 62% भारत के अंतर्गत आता है और 38% पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान में से चोलिस्तान या चेरिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब यदि भारत की बात की जाए तो भारत में इसका 62% जो क्षेत्र है आता है। इस 62% क्षेत्र में भी राजस्थान है। राजस्थान के बाद में हम बात करें पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इसका जो विस्तार है भारत में थार के रेगिस्तान का, वह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो इसका विस्तार है वह 61.11% है। इस 62% का जो विस्तार, जो 62% जो विस्तार है पूरे भारत में है हमारे में। तो पूरे भारत में से कितने राज्यों में आता है वो? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, यानी 4 राज्यों में। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है, राजस्थान में इसका 61.11% क्षेत्र पर क्या है? रेगिस्तान है। हमारे जो राजस्थान का संपूर्ण धरातल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्र पर, कितने पर? 61.11% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है? रेगिस्तान पाया जाता है। अब इस 11.61% जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान में, वो कितना प्रतिशत क्षेत्र ग्रहण करता है? 61.11%। ये क्षेत्र जो है ग्रहण करता है। यदि यहाँ जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या, तो यहाँ पर 40% जो है जनसंख्या पाई जाती है। यानी सबसे बड़ा जो भूभाग है भौतिक प्रदेश का, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है किसी को माना जाता है तो वह थार के रेगिस्तान को माना जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम बात करेंगे थार के रेगिस्तान की। तो मैं यहाँ से हटा देना चाहूंगा। देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो उसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या है? सबसे पहले सामान्य जानकारी बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका जो क्षेत्रफल है 61.11% क्षेत्र को घेरता है। दूसरा, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या। क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। यदि बात की जाए
कि राजस्थान का ये जो है राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, यानी कि जो राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उन सभी भौतिक प्रदेशों की बजाय यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। दूसरा, राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की दृष्टि में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है, या राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश की थार के प्रस्ताव की जो लंबाई है वह 640 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये कितनी है, किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वह है 300 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई जो मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 200 से 300 मीटर है। कितनी है, 200 से 300 मीटर है। यदि इसके हम विस्तार की बात करें, जो हमारा थार का रेगिस्तान है इसका जो विस्तार है वह लगभग 12 जिलों में है। कितने जिलों में है, 12 जिलों में। देखो इसके अंतर्गत 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले हैं, उनमें 4 जो है इसके संभाग हैं और 12 ये जिले हैं जिनमें ये फैला हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट थी जो 4 जून 2013 को उसने जारी की थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। उसके अनुसार उसने बताया था कि वर्तमान में यह 17 जिलों तक इसका जो है विस्तार पाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, जो कब तैयार की गई थी, 4 जून 2013 को। उसके अनुसार इसमें कुछ नए जिले हैं जो जुड़ गए थे। अजमेर है, अजमेर के बाद आपका जयपुर का कुछ क्षेत्र है, अजमेर, जयपुर। उसके बाद में आपका है सिरोही है, राजसमंद है, अलवर है, ये है। इसके अंतर्गत जो है इनका विस्तार पाया गया था। इसके जो प्रमुख जिले हैं उनमें आता है आपका सीमावर्ती जो क्षेत्र है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। इसके बाद में है आपका जोधपुर है, नागौर है, बाड़मेर है, जालौर है, राजसमंद है। इसके बाद में आपका जोधपुर है। जोधपुर के बाद में हम बात करें तो चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, ये सभी जिले कैसे हैं, मरुस्थलीय जिले हैं। तो इसका जो विस्तार है कितने जिलों में है, 12 जिलों में है। देखो हमारा जो थार का रेगिस्तान है यह ग्रेट जो पेलियो आर्कटिक मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग माना जाता है। जो थार का मरुस्थल है यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। जब प्लेट विवर्तन के कारण जो क्षेत्र जो है इधर उधर हुए थे तो जो सहारा का जो मरुस्थल है, सहारा अफ्रीकी मरुस्थल है, उस मरुस्थल का पूर्वी भाग हमारे यहाँ पे राजस्थान में आ गया था, या जो वर्तमान स्वरूप है देखा जा सकता है। और अब वर्तमान हमारे राजस्थान की यदि भारत की बात करें तो भारत में एक जो मरुस्थल किस तरफ देखने को मिलता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। तो यह किसका भाग माना जाता है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का। ठीक है, और कैसा भाग है उसका पूर्वी भाग माना जाता है। आगे हम बात करेंगे इसकी कुछ हमारे जो थार का मरुस्थल है इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में हम
चर्चा करेंगे। विषय हटा देता हूँ। तो थार के रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार से हैं। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, यानी कि विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक जो जैव विविधता देखने को मिलती है वह थार के रेगिस्तान में देखने को मिलती है। सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी मरुस्थल में हमें देखने को मिलती है। अगला है सर्वाधिक रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह अगली विशेषता है। इस प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? रेतीली बलुई मृदा, जिसे वैज्ञानिक जो उसका नाम है एंटीसोल्स। अगला है इस प्रदेश में मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। आप सभी जानते हैं मरुद्भिद मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति या न्यूनतम नमी में या कम वर्षा में उगने वाली वनस्पति या रेत में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मरुद्भिद। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अगला है इस प्रदेश के ढाल की यदि बात की जाए या ढलान की बात की जाए तो इस प्रदेश का जो ढलान है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इसका ढलान कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि इसका जो ढलान है राजस्थान का वो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम में है या उत्तर दक्षिण से उत्तर पूर्व में है, आपको जो क्रम से आपको दे देता है तो आप इसका ढलान बताएंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर पूर्व से इसका ढलान है वो दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है इसका। इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह है लूनी नदी, जो नागपाड़ अजमेर से निकल करके उत्तर दिशा से सीधे किधर प्रवाहित होती है? दक्षिण दिशा में। इन अनुमानों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे राजस्थान का जो ढलान है वो किस दिशा की ओर है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। इस प्रदेश में सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। यानी हमारे जो थार रेगिस्तान में सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा थार रेगिस्तान में। और सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगला है यह है भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप से मतलब है भारत के आसपास के देश या भारत के पड़ोसी देश जिनमें अब से पहले पूर्व काल में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था, प्रचलित था, उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की जो है संज्ञा दी गई है। वहां पर यह ऋतु चक्र को नियमित करता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है वो रेतीला है, यहाँ से ज्यादा रेत पाई जाती है। आप जानते हैं रेत जो है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। यहाँ पर जितनी ज्यादा अधिक गर्मी होगी उसी हिसाब से यहाँ पर जो है सर्दियाँ भी होंगी और वर्षा भी होगी। जितनी अधिक गर्मी होगी उतनी अधिक यहाँ पर वर्षा भी होती है और जितनी वर्षा होती है उतनी ही अधिक यहाँ पर सर्दी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ऋतु चक्र को क्या करता है? नियमित करता है। जो हमारा थार रेगिस्तान है ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है तथा मानसूनों को आकर्षित करता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान होता है और सर्वाधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर जो है न्यून वायुदाब क्षेत्र का जो है निर्माण होता है। न्यून वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होने के कारण समुद्र तलों से या समुद्र की ओर से जो है उच्च वायुदाब पेटी से पवनें प्रसारित होती चलती हैं और वो किधर चलती हैं? उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर। इसलिए यहाँ पर जो है उनको ये आकर्षित करता है, यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है और जो हमारी मानसूनी पवनें हैं वो समुद्रों से स्थल मंडल की ओर प्रवाहित होती है या इस प्रदेश में आती हैं। तो ये हो गई हमारे राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं इस मरुस्थल के बारे में, और भी जो भी बातें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। मैं से एक बार हटा देता हूँ। देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है, इसके बाद इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारे कुछ वर्षा रेखाएं हैं जो राजस्थान से गुजरती हैं। बात आती है राजस्थान की, जो 50 सेमी वर्षा रेखा है यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। सबसे पहली बात है जो हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है
यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है और रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है तो वह कौन सी होगी? 50 सेमी वर्षा रेखा। ध्यान रखना, रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है वह कौन करती है? 50 सेमी समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। मैं लिख देता हूं, 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो सबसे पहले बात आती है, एक तो होता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। यदि आपसे पूछा जाए वह कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो यह 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसी के बारे में बात की जाए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की, तो यह राजस्थान के या रेगिस्तान के, यह रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो रेगिस्तान है उसकी पूर्वी सीमा का, किसका? पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि जो पश्चिमी सीमा रेखा है उसका निर्धारण 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। उसकी भी बात करेंगे, तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है और रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? ये रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अगली है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। यह भी रेगिस्तान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। ध्यान रखना, यह रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? 25 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में। तो 2 भाग कौन से हैं? इसके पहले की बात करते हैं, शुष्क रेतीला मैदान, शुष्क रेतीला मैदान। दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। देखिए, एक हो गई हमारे पास में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली के सहारे गुजरती है। ये अगर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करते हैं तो यह राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में। यदि हम बात करें सीमा की, कि मरुस्थल की जो सीमा है उसकी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है वो कौन सी समवर्षा रेखा करती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अगली है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वह हमारे रेगिस्तान को 2 समान भागों में विभाजित करती है या 2 भागों में
विभाजित करती है। पहला भाग है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। इन दो भागों में यह इसे विभाजित करती है। यदि बात की जाए 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा की, 10 सेमी सम वर्षा रेखा, बात करते हैं 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा की। तो देखिए यह रेखा, यह वर्षा रेखा भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान को अलग करती है। देखिए जो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वह भारत और पाकिस्तान को अलग करने का कार्य करती है। जैसे कि रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ये निर्धारण करती है भारत और पाकिस्तान की सीमा का। तो ऐसे ही जो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वह राजस्थान की, भारत की, और भारत और राजस्थान दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करने का कार्य करती है। दूसरी बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी समवर्षा रेखा है, कौन सी वर्षा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, दोनों देशों को पृथक करती है, तो वो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होगी। ठीक है ना। अगला है आपका रेड क्लिफ के समानांतर समवर्षा रेखा। रेड क्लिफ के समानांतर वर्षा रेखा। रेड क्लिफ के समानांतर वर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेमी समवर्षा रेखा रेड क्लिफ के समानांतर वर्षा रेखा है। इसमें एक पॉइंट और है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? केवल जलीय पात वर्षा रेखा जो केवल किससे गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। यह है केवल जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा है। यह केवल जैसलमेर से गुजरती है। देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर से गुजरने वाली समवर्षा रेखा है, तो कौन सी वर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है? तो आपको पता है कौन सी गुजरती है? 10 सेमी समवर्षा रेखा। कई बार पूछा भी गया है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो आप कौन से करेंगे? 50 सेंटीमीटर। एक बार पूछा गया था कि राजस्थान को दो भागों में जो है बांटने वाली समवर्षा रेखा है, उसमें जो है 50 सेंटीमीटर ना दे करके 40 सेंटीमीटर जो है दिया गया था। यानी कि जो इसके लगभग में था उसको उसने एग्जामिनर ने क्या माना था? राइट माना था। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। एक बार और बता देता हूँ। देखो 10 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है यह है जो भारत और पाकिस्तान है इसकी सीमा का निर्धारण करती है, या दोनों देशों को ये अलग करने का कार्य करती है। अगला यदि यहाँ से पूछा जाए रेड क्लिफ के समानांतर गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है,
तो आप क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा रेड क्लिफ के समानांतर गुजरती है। या पूछ लिया जाए जैसलमेर से गुजरने वाली संवर्षा रेखा है तो कौन सी करेंगे आप 10 सेमी संवर्षा रेखा। अगली में बात की थी 50 सेमी संवर्षा रेखा के सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है यह राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है दो भागों में यह विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है रेगिस्तान की पूर्वी सीमा का यह निर्धारण करती है। अगर आपसे बात की जाए कि 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो है वह राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है तो यह भी कितने भागों में विभाजित करती है राजस्थान को दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं वो शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। मैं से एक बार हटा देना चाहूंगा। देखिए अब हम बात कर रहे थे कि जो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है वह रेगिस्तान को वह कितने भागों में विभाजित करती है दो भागों में। पहला हो गया शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। अब यहाँ यदि हम शुष्क प्रदेश की बात करें शुष्क रेतीला प्रदेश तो इसे भी कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में। पहला है बालू का स्तूप मुक्त रेतीला प्रदेश या मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो मुक्त है सॉरी एक युक्त है। स्तूप युक्त प्रदेश अगर हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 41.50%। कितना है 41.50%। और बालू का स्तूप युक्त की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 58.50% है। कितना है 58.50%। यदि हम बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की इसकी बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इस प्रदेश की तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसका जो विस्तार है इसका विस्तार 3 जिलों में है पोखरण जैसलमेर हल्द्वानी जोधपुर बालोतरा बाड़मेर। जो हमारा बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है इसका जो विस्तार है वह पोखरण जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर तक है। यानी कि हम कह सकते हैं यह एक त्रिभुजाकार मरुस्थल है। कैसा है त्रिभुजाकार मरुस्थल है। जैसलमेर जोधपुर और इधर है बाड़मेर। देखिए ये जो प्रदेश है ये पथरीला है। कैसा है पथरीला है आप कह सकते हैं ये चट्टानी है। अतः यहाँ का जो तापमान है अधिक होता है। यहाँ पर जो तापमान है वो सर्वाधिक होता है और इस तापमान को देखते हुए यहाँ पर एक उपक्रम की जो है स्थापना की गई थी शीर्ष क्षेत्र की। आप सभी ने नाम सुना होगा। इस स्थान पर एक शीर्ष क्षेत्र की स्थापना की गई थी उपक्रम की जिसके द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जो शीर्ष क्षेत्र है वो कहाँ पे लगाया गया है सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन लिख देता हूं यहां पर पूछ लिया जाता है। सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन यानी कि जो हमारा शीर्ष क्षेत्र है
इसकी जो स्थापना की गई थी वह जो शीत क्षेत्र है हमारा, जो शीत क्षेत्र है ये खाना लगाया था जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के मध्य, यानी कि जो हमारा पथरीला मरुस्थल है इसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी स्थापना, जैसलमेर। दूसरा आता है जोधपुर, क्रम पूछा जाता है आपसे, इनका ध्यान रखना। और लास्ट में आता है बाड़मेर। बाड़मेर में इनकी जो है स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वह अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। ये उपक्रम है, ये उपक्रम है जो हमारे जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनको ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत भी दो क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तब इस उपक्रम की जो है स्थापना की गई थी। वो दो क्षेत्र थे, एक था रीडा और एक आरपीसीएल। इन दोनों को मिला करके इसकी अक्षय ऊर्जा निगम की जो है वर्ष 2000 में इन दोनों को एक करके, एक तो था रीडा और दूसरा था आरपीसीएल, इन दोनों को मिला करके जो है अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट जो है ये कह सकते हैं एजेंसी, राजस्थान, एक बार आपको बता देता हूँ। जो शीर्ष क्षेत्र है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? इस चट्टानी जो मरुस्थल है, हमने बताया आपने चट्टानी मरुस्थल, इसमें इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वह अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई थी। अब बात आती है अक्षय ऊर्जा निगम की। जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसके बारे में बता देता हूँ। अक्षय ऊर्जा निगम ये दो कंपनियां थी, एक तो थी रीडा और दूसरी थी आरपीसीएल। आरपीसीएल जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मैं लिख देता हूँ रीडा स्थापना हुई थी 1985 में। दूसरी है आरपीसीएल, स्थापना 1995। इन दोनों को मिलाकर के अक्षय ऊर्जा निगम की जो है स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब की गई थी? सन 2000 में। तो राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एरिया, इसका पूरा नाम है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एरिया। दूसरा है आरपीसीएल, राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को मिलाकर के जो है अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। और जो अक्षय ऊर्जा निगम है यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का कार्य करती है या उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का कार्य कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वो हो गया आपकी अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। मरुस्थल के प्रकार। अब हम बात करते हैं मरुस्थल के जो है प्रकार। सबसे पहले आता है हमारे पास संवादा, दूसरा आता है इर्ग, तीसरा आता है रैग। हमारे राजस्थान में ये तीन प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। ये मरुस्थलों के प्रकार हैं। हमारा की मैं बात कर रहा था, हमारा चट्टानी या पथरीला मरुस्थल।
चट्टानी या पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा कहलाता है। अगला आता है इर्ग, संपूर्ण मरुस्थल या पूर्ण मरुस्थल। संपूर्ण या पूर्ण मरुस्थल क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। बात करते हैं रेंग की, यानी कि ऐसा मरुस्थल जो चट्टाने भी हो और रेतीला भी हो, यानी कि मरुस्थल भी हो और चट्टाने भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य इर्ग और हम्मादा का सामूहिक रूप। इर्ग प्लस हम्मादा, यानी कि जो हमारे पास में जो मरुस्थल था हम्मादा, अभी हमने देखा इस प्रकार से इसका जो है आकृति थी। जो पथरीला मरुस्थल था वो इसका विस्तार कहाँ पे है? पोखरण, पोखरण, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, इसके बाद में है बालोतरा, बालोतरा, बाड़मेर। ये हमारे पास में क्या है? हम्मादा है, यानी एक प्रकार का मरुस्थल है। इसका रूप है ये हम्मादा का। ये कैसा मरुस्थल है? पथरीला मरुस्थल है। और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? रेत पाई जाती है, यानी कि इर्ग। अब हमारे पास में क्या हुआ? देखिए ये हमारे पास में हो गया हम्मादा, और इसके चारों तरफ क्या है? रेत। हम्मादा और इर्ग दोनों प्रकार के जो मरुस्थल जहाँ देखने को मिलते हैं उसे किस प्रकार का मरुस्थल कहा जाता है? रेंग कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? रेंग। अगली बात आती है मगरा क्षेत्र की। एक होता है मगरा, मैं इसे हटा देता हूं। देखिए जो मगरा क्षेत्र है वो क्या है? मगरा का मतलब होता है अपशिष्ट पहाड़ियां। जो हमारा बालोतरा है, बालोतरा से लेकर के पोखरण तक जो है कुछ इस प्रकार की पहाड़ियां मिलती हैं। छोटे छोटे जो है पहाड़ियों के टुकड़े मिलते हैं या अपशिष्ट मिलते हैं उनके, जिनका क्षरण हो चुका था। इसी प्रकार की पहाड़ियां जहां अपशिष्ट का नाम आ जाए तो ध्यान रखना मगरा कहलाती हैं। ठीक है ना? मगरा। अपशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा। ये हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से बालोतरा, बालोतरा से लेकर पोखरण, जैसलमेर में देखने को मिलती है। हमारे राजस्थान में कई जगह हैं जहां पर अपशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। मगरा का शाब्दिक अर्थ होता है अपशिष्ट पहाड़ियां, जहां पर इस प्रकार पहाड़ियां मिलती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं, टुकड़े मिलते हैं पहाड़ियों के, उन्हें कहते हैं मगरा क्षेत्र। क्या कहते हैं? मगरा। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से हमें जो देखने को मिलती है ये बालोतरा से लेकर के पोखरण मिलती है, और कई जगह हैं वहाँ आगे हम जो पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इस प्रदेश के अंतर्गत 58.50% कितना 58.50% जो क्षेत्र आता है। इसमें जो हमारे प्रमुख बालू का स्तूप है, सबसे पहला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यानी कि पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। यानी कि देखिए जो लंबवत पर बनते हैं, इस प्रकार जैसे इधर से क्या है आपकी वायु का प्रवाह क्षेत्र है, और ये क्या है इस प्रकार से जो लंबवत पर, यानी वायु के अवरोध क्षेत्र में जो बनने वाले बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये हम कह सकते हैं कि जिस तरफ से हवा चल रही है उसी तरफ क्या इसका क्या होता है? इनका निर्माण होता है। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए पवन की दिशा के, ये पवन की दिशा है, इधर से पवन चल रही है, उसके लंबवत इसके सामने जो बनते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इनका जो विस्तार, अगर विस्तार की बात करें तो इनका जो सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्रों में इनका जो विस्तार देखने को मिलता है। अगला है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ऐसे बालू का स्तूप जो पवन के दिशा में बनते हैं। कैसे बनते हैं? पवन के दिशा में बनते हैं या पवन के समानांतर जिनका निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कहने का तात्पर्य जैसे ये आपकी पवन दिशा से चल रही है तो बालू का स्तूप का निर्माण भी किधर ही होगा? इधर होगा बालू का स्तूप का निर्माण। इसी प्रकार से जिधर हवा है उस हवा की दिशा में जो है उसके साथ साथ बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। या इसके समान बनने वाले, एक रेखा में बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इनका यदि विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार है वो जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगला है सीप जो है वो इसी के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप होता है। ये जो बालू का स्तूप है ये इसी के अंतर्गत माना जाता है। सीप या सीप के जो आकार का है वो बालू का स्तूप इसके अंतर्गत आता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के अंतर्गत। अगला बालू का स्तूप है हमारा तीसरा, बरखान बालू का स्तूप। यानी बरखान जो बालू का स्तूप है ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। यह मरुस्थलीकरण का जो है, मरुस्थलीकरण का सर्वाधिक प्रभावी कारण माना जाता है। इसे ये जो है सर्वाधिक मरुस्थलीकरण करने में सहायक होता है, सर्वाधिक नुकसानदायक भी इसे कहा जाता है। अगला है सर्वाधिक गतिशील। यह बहुत ज्यादा गतिशील होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है गति करता रहता है पवन के द्वारा। इसका जो प्रमुख विस्तार देखने को मिलता है भालेरी, चूरू में, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो हमारे ये प्रदेश हैं इनमें देखने को मिलता है। बालोतरा, बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर है, उड़ीसा, जोधपुर है आदि स्थानों पर इसका जो है देखने को ये मिलता है। इसकी जो आकृति है इस प्रकार से होती है। इसके दो नुकीले जो है नोक या सींग निकले होते हैं। जैसे सीप आकार का जो है वो बालू का स्तूप इसी के अंतर्गत आता है, बरखान बालू का स्तूप। आगे हम चौथे बालू का स्तूप की बात करते हैं। देखिए अगला बालू का स्तूप है चौथा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है ये बरखान का एकदम विपरीत रूप होता है। कैसा होता है? बरखान का विपरीत रूप। इसकी जो आकृति है महिला की जो हेयर पिन होती है उसके समान होती है। ये सभी जगह लगभग देखने को राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह देखने को ये मिलता है। अगला है आपका सब्र काफिज। जो सब्र काफिज है ये छोटे छोटे आकार के बालू का स्तूप होते हैं जो मरुस्थल के हर जगह देखने को मिलते हैं। संपूर्ण मरुस्थल में ये देखने को मिलते हैं। इनका जो मुख्य रूप से निर्माण होता है ये छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है उनके स्पर्श में वायु के आने से और जो मृदा है, रेत है वो इकट्ठी हो जाती है और इनका जो है निर्माण हो जाता है। या हम कह सकते हैं सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है उनका निर्माण छोटे छोटे पेड़ या झाड़ियों के सहारे होता है। ठीक है, और संपूर्ण राजस्थान में, रेगिस्तान में जो मरुस्थल उसमें पाए जाते हैं। अगला है तारा बालू का स्तूप। जो तारा बालू का स्तूप है इनका निर्माण अनियमित वायु के प्रवाह से होता है। यानी कि विभिन्न दिशाओं से वायु जहाँ चलती है, चारों तरफ से वायु चलती है, ऐसे स्थानों पर तारा बालू का स्तूप का जो है निर्माण होता है। ये जो बालू का स्तूप है लगभग मोहनगढ़, जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलता है। पोखरण, जैसलमेर में, सुजानगढ़, चूरू में इनका विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक देखा जाता है। इनकी आकृति आप सभी को पता है कैसे होती है? तारे के समान होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेटवर्क बालू का स्तूप की। ठीक है, अगला बालू का स्तूप है यार्डन बालू का स्तूप। तो यार्डन बालू का स्तूप होता है ये बालू का स्तूप होते हैं। हम कह सकते हैं कि रेत जो हमारा रेगिस्तान होता है, जहाँ रेत होती है वहां पर रेत की जो लहरें बन जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यार्डन या लहरदार बालू का स्तूप, यार्डन बालू का स्तूप। ये लगभग संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। और पता है संपूर्ण मरुस्थल में क्या होती है? रेत होती है। जब पवन चलती है तो वहां पर कुछ इस प्रकार की लहरदार आकृतियां बन जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? यार्डन बालू का स्तूप। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेटवर्क बालू का स्तूप ऐसे बालू का स्तूप होते हैं जिनका निर्माण लगातार एक के बाद एक होता चला जाता है। ऐसे जो बालू का स्तूप है उन्हें हम
नेटवर्क वाल का स्तूप कहते हैं। इनका जो निर्माण है लगभग सर्वाधिक जो देखने को मिलते हैं हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पलाया झील है, टाट है, रन है, इनकी जो है खड़ी वगैरह की बात करते हैं। इसे हटा देता हूं एक बार। ये पलाया झील, दो बालू का स्तूप, दो बालू का स्तूप दो बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलें पलाया झील कहलाती है। देखिए, दो बालू का स्तूपों के मध्य, यानी कि हमारे पास में ये देखो कोई दो बालू का स्तूप है इस प्रकार से। ठीक है, ये दो बालू का स्तूप है, इन दो बालू का स्तूपों के मध्य में क्या है, निम्न भूमि क्षेत्र है, यानी निचला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बरसात के दिनों में, कब, बरसात के दिनों में, इस क्षेत्र में बरसात के दिनों में वर्षा का जल क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। ध्यान रखना, दो बालू का स्तूप, ये हो गए बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ये भी क्या है, बालू का स्तूप। दो बालू का स्तूपों के मध्य, जो दो बालू का स्तूप है इनके मध्य में क्या होती है, निम्न भूमि होती है, दोनों तरफ उठे हुए क्षेत्र है इनके, और यहाँ पे क्या है, इसका तल है, और इस तल में वर्षा का जो जल है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको सबको बताया वर्षा जल का कहाँ होता है, जहाँ कोई गड्ढा हो या तल हो, जहाँ अवरोध हो चारों तरफ, उसमें क्या बढ़ जाता है, जल बढ़ जाता है। वर्षा के दिनों में वर्षा का जल यहाँ पे क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है, और एक इसका निर्माण कर देता है, झील का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है झील का, और इस झील को हम क्या कहते हैं, पलाया झील। देखिए, दो बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय जो वर्षा का जल एकत्र हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पलाया झील। पलाया झील कहलाती है। अब इसके बाद में आता है रन, ये होती है रन। रन की बात करते हैं। रन क्या होता है, जब पलाया झील सूख जाती है तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब पानी सूख जाएगा तो दलदला क्षेत्र बचेगा, दलदली भूमि बचेगी, और उस दलदली भूमि को हम क्या कहते हैं, रन कहते हैं। क्या कहते हैं, रन। ध्यान रखना, पलाया झील में जल के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि, क्या कहलाती है, रन कहलाती है, रन क्षेत्र कहलाती है। और यही भूमि यदि और सूख करके जो है स्थल मंडल या धरातल परिवर्तित हो जाती है, मैदान में बदल जाती है, तो इसी को ही हम जो है खलील या बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं, बालसन। रन क्षेत्र के सूख जाने पर निर्मित मैदान
क्या कहलाता है? बालसम कहलाता है। ध्यान रखना। एक आता है खड़ीन। खड़ीन, देखिए खड़ीन क्या है? जब जो है यहाँ पर वर्षा होती है, पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा होती है, तो बालू स्तूपों के मध्य में निम्न भूमि क्षेत्र होता है, वहां पे क्या बढ़ जाता है? जल संग्रहण हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? झील का निर्माण हो जाता है और झील का रूप ले लेता है, और उस झील को कहा जाता है पलाया झील। पलाया झील का जब जल स्तर घटता जाता है तो एकदम पानी कम हो जाता है और यहाँ पे कैसी भूमि बन जाती है? दलदली भूमि। उस दलदली भूमि को रण क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद में वह भूमि और सूख जाती है, सूखने वाले मैदान में परिवर्तित हो जाती है। उस मैदान को बालसम का मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, किसका मैदान कहा जाता है? बालसम का मैदान। और इस नमी हुई भूमि में जो कृषि की जाती है, उसे कहते हैं खड़ीन की कृषि। ध्यान रखना, खड़ीन की कृषि के बारे में पूछा जाए तो खड़ीन की कृषि क्या होती है कि वर्षा के समय पश्चिमी राजस्थान में पलाया झीलों के स्थान पर या रण क्षेत्र के स्थान पर की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में विशेष प्रकार की कृषि, विशेष प्रकार की कृषि। देखिए ये जो कृषि होती है इसको करने के लिए जो है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है। दूसरा, इसके लिए वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, और जो खड़ीन है वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति भी है। ध्यान रखना, खड़ीन कृषि पश्चिमी राजस्थान में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि है। यदि हम बात करते हैं, इसका विकास पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। विकास पालीवाल ब्राह्मणों ने, या कह सकते हैं पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की गई थी या जो कृषि की जाती थी उसे क्या कहा गया? खड़ीन कृषि कहा गया। यह कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान में होती है, वर्षा जल संग्रहण करने के उपरांत। ध्यान रखना। अब एक और है खड़ीन। खड़ीन क्या है पूछा जाता है? खड़ीन है तो खड़ीन है वर्षा जल संग्रहण की पद्धति। ध्यान रखना, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण या संग्रहण की पद्धति क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। ये प्राकृतिक जो है वर्षा जल संग्रहण की पद्धति भी है। पता चला पलाया झील किसे कहते हैं? दो बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र में अस्थायी झीलों के निर्माण को या अस्थायी झीलों को हम क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। उन झीलों के सूख जाने के बाद वहां पर जो दलदली भूमि का निर्माण होता है उसे रण क्षेत्र कहा जाता है, और वही क्षेत्र जब सूख करके मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम बालसम के नाम से जानते हैं। और खड़ीन, इसके बाद में इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? खड़ीन कृषि कहलाती है। खड़ीन कृषि का जो विकास है वो काफी समय पूर्व पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। किसने किया था? इसका जो विकास किया था किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। ठीक है। और खड़ीन एक वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को कहा जाता है। ये आगे बात करते हैं लाठी सीरी क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र। देखिए लाठी सीरीज जो क्षेत्र है क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है, या कह सकते हैं सेवड़ घास का मैदान। सेवड़ घास का मैदान। ठीक है। यदि इसके विस्तार की बात की जाए, विस्तार
मोहनगढ़ से पोखरण तक है। कहां तक है इसका विस्तार? मोहनगढ़ से पोखरण तक। पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। यह पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। ये जो क्षेत्र है लाहौल क्षेत्र, यह है पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। देखिए पश्चिमी जो राजस्थान है, यहाँ पर जो सर्वाधिक जो पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। देखिए लाटीसीधी क्षेत्र है, क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी, सेवड़ घास के मैदान। और आप सभी जानते हैं सेवड़ घास का जो मैदान है वो घोड़ा वन की प्रजनन स्थली माना जाता है। क्या माना जाता है? घोड़ा वन की प्रजनन स्थली। ध्यान रखना, सेवड़ घास का मैदान, घोड़ा वन की प्रजनन स्थली, घोड़ा वन की प्रजनन स्थली। यहाँ पर सभी प्रकार की मौजूद हुए। देखिए सेवड़ जो घास है ये कि हम कह सकते हैं प्रोटीन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो दुधारू पशुओं के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। यहाँ पर भूगर्भिक जलपट्टी है, लाटीसीधी क्षेत्र पूछा जाता है। लाटीसीधी क्षेत्र है, आपको ऑप्शन दे देगा सेवड़ घास के मैदान, भूगर्भिक जलपट्टी, ठीक है। या और भी कई ऑप्शन है जो आपको दे सकता है, तो हमें करना है या तो ऑप्शन होगा उसमें भूगर्भिक जलपट्टी या होगा सेवड़ घास के मैदान, ठीक है। घोड़ा वन की प्रजनन स्थली लाटीसीधी क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। ये कहां पर है? जैसलमेर में है, ध्यान रखना। जैसलमेर में कहां पे है? ये जैसलमेर में है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। आगे बात करता हूँ। देखिए इसका वानस्पतिक नाम भी पूछ लिया जाता है, लिसिथ्रुस सेवड़ घास का। लिसिथ्रुस सिलिकुस, लिसिथ्रुस सिलिकुस इसका वानस्पतिक नाम है। यहाँ पर जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में आकलबुढ़ फॉसिल पार्क स्थित है। आकलबुढ़ फॉसिल पार्क आकलबुढ़ फॉसिल पार्क है। यहाँ पर जो है जीवाश्म संग्रहालय है, एक प्रकार का है। यहाँ पर जो प्राचीन जुरासिक युग के यहाँ जुरासिक युग के अवशेष
ये वनस्पति ये अवशेष संरक्षित हैं। देखिए जो आगरपुर फॉसिल पार्क है ये जैसलमेर में स्थित है, इसके पास नहीं है। यहाँ जोरेसिक युग के जो थार रेगिस्तान है, यहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए थे वनस्पति के जो जोरेसिक युग के हैं, उनको जो है ऐसे पार्क में संग्रहण करके या सुरक्षित करके रखा हुआ है। अगला आता है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, चांदन नलकूप यह जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर, इसे थार का घड़ा कहा जाता है, ध्यान रखना। चांदन नलकूप जैसलमेर, थार का घड़ा, थार का चांदन नलकूप जैसलमेर को थार का घड़ा कहा जाता है। इसीलिए मैं हटा देना चाहूंगा। सबसे पहले बात है लाठी सीधी क्षेत्र। लाठी सीधी क्षेत्र क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी है। दूसरा सेवन घास का मैदान है, और सेवन घास जो है इसी को इसका जो वानस्पतिक नाम है, ध्यान रखना ये क्या है वानस्पतिक नाम, लिसिक्रोस सिडिकुस इसका वानस्पतिक नाम है। यदि हम विस्तार की बात करते हैं लाठी सीधी क्षेत्र विस्तार की, तो पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार है। यह पश्चिमी रेगिस्तान में पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है, और घोड़ावन की इसे प्रजनन स्थली कहा जाता है। घोड़ावन की प्रजनन स्थली से कहा जाता है लाठी सीधी क्षेत्र जैसलमेर को। जैसलमेर में आगरपुर फॉसिल्स पार्क जो है स्थित है। यहाँ जोरेसिक युग के कुछ अवशेष पाए गए थे लकड़ियों के या वनस्पति के, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अगला है चांदन नलकूप जैसलमेर, ये राजस्थान में थार, जैसलमेर ये राजस्थान में थारगढ़ कहलाता है। चांदन नलकूप जैसलमेर को राजस्थान में थारगढ़ कहा जाता है, ध्यान रखना। इसे मैं अब मिटा देना चाहूंगा। देखिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जो घासें हैं वो है सेवण, धावण, कर्ण, अंजन, बूर, सुंगनी, तरडगम आदि। ये प्रमुख घासें हैं जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान में सांप पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे थे, तो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला सरासर पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला, देखिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाले प्रमुख घास, इनमें है सेवण, धामण, कर्ण, अंजन, इसके बाद में है बूर, सुंगनी, तरगड़म आदि प्रमुख घासें हैं जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक विषैला सर्प पाया जाता है जिसे पीवड़ा के नाम से जाना जाता है। देखिए अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि मावट है। मावट के बाद में आपकी जो है पुरवैया वगैरह है, मावट है, पुरवैया है, लू है, इन सब के बारे में चर्चा करना चाहूंगा छटा करके। देखिए आगे बात करते हैं मावट की। मावट भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभों के कारण या पश्चिम विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभों से, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ठीक है, यह इसका जो समय रहता है राजस्थान में से समय होता है और लगभग ये राजस्थान में ही होती है। तो यह दिसंबर से जनवरी माह के अंतर्गत होती है, या शीत ऋतु कह सकते हैं, शीत ऋतु में होती है। इसका जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वह रबी की फसल को मिलता है, और रबी की फसल में भी सर्वाधिक जो लाभान्वित इससे फसल होती है वो खाद्यान्न फसल या फिर गेहूं की फसल होती है। यदि हम बात करें इसके उपनाम की, उसको राजस्थान में किस किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स या
सुनहरी बूंदों के नाम से किसे जाना जाता है, मावट को। ठीक है, इसमें एक आती है पुरवैया, ध्यान रखना, पुरवैया, पुरवैया ध्यान रखना। जो पुरवैया है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। पुरवैया का मतलब बताया जाए, पुरवैया क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा को पुरवैया कहा जाता है। इन्हीं को सामयिक पवन, जैसे सामयिक पवन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। पुरवैया को इसे सामयिक पुरवैया जो है, या पूछ लिया जाता है आपको सामयिक पवन कहा जाता है, तो पुरवैया को सामयिक पवन कहा जाता है, या पुरवैया को सामयिक पवन, अगर आपसे पूछा जाए सामयिक पवन किसे कहा जाता है, तो आपको बनना है पुरवैया को। या फिर पूछ लिया जाए सामयिक पवन कहा जाता है पुरवैया को, पुरवैया कहा जाता है, तो सामयिक पवन, जितनी भी सामयिक पवन है, समय के साथ चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, सामयिक पवनें। समय के साथ परिवर्तित जो पवनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सामयिक पवनें कहते हैं। और जो पुरवैया है ये सामयिक पवनें कहलाती हैं। जो हमारे राजस्थान में है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी से आने वाली है। यह शाखा राजस्थान में दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है, दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरवैया कहते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं को सामयिक पवन भी कहा जाता है। ये एक मानसूनी पवनें होती हैं, ध्यान रखना, ये क्या होती है, मानसूनी पवनें। देखिए अगला है हमारा लू। लू क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। देखिए लू जो है ये रेगिस्तान में चलने वाली पवनें होती है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवनें हवाएं क्या कहलाती है, लू। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल जो है थार के रेगिस्तान में से क्या कहा जाता है, लू। अलग अलग रेगिस्तान में अलग अलग स्थान पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, यह क्या है, एक स्थानीय पवन है। ध्यान रखना, क्या है ये, जो लू है एक स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष में चलने वाली तापमान तथा वायु दाब में भिन्नता के कारण जो पवनें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। और जो स्थानीय पवनें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठंडे प्रदेश में चलने वाली स्थानीय पवनें और गर्म प्रदेश में चलने वाली स्थानीय पवनें। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन किसी स्थान विशेष पर तापमान व वायु दाब की भिन्नता के कारण चलने वाली पवन, चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, स्थानीय पवन कहलाती है। ये भी कितने प्रकार की होती है, दो। ये दो प्रकार की होती है। पहली है इसमें ठंडे
प्रदेश में चलने वाले पवन। दूसरा है गर्म प्रदेश में चलने वाली पवनें। देखिए इस प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, इनकी चर्चा हम एक वीडियो बनाएंगे पवनों को लेकर के, उसमें इनकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ध्यान रखना। सबसे पहली बात करते थे हम इसकी लू की। लू क्या है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? धार्मिक रेगिस्तान में लू कहा जाता है। ये क्या है? स्थानीय पवन। स्थानीय पवन के बारे में पता चल गया आपको। स्थानीय पवन क्या होती है? किसी स्थान विशेष पर तापमान तथा वायु दाब में भिन्नता के कारण चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें भी कितने प्रकार की बताई गई हैं? 2 प्रकार की, ठंडे प्रदेश में चलने वाली और गर्म प्रदेश में चलने वाली। ध्यान रखना। देखिए ध्यान, इन सब तथ्यों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बताए नहीं, देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि पुरवैया है। पुरवैया क्या क्या है? इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। स्थायी पवनें, चक्रवात, सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें। पूछा जाता है पुरवैया क्या है। अब यहाँ से हम क्या है, प्रश्न का आंसर देना होता है, तो हमें पता होना चाहिए पुरवैया क्या है। हमने अभी पता लगाया था, बताया था। पुरवैया जो है वो क्या है? सामयिक पवनें होती हैं। इन्हें हम मानसूनी पवनें भी कहते हैं। मानसूनी पवनें, ध्यान रखना, उन्हें क्या कहते हैं? हम मानसूनी पवनें भी कहते हैं। या आपसे पूछा जाए सामयिक पवनें हैं। सामयिक पवनें हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया है सामयिक पवनें हैं। या सामयिक पवनें क्या है? क्या है? चक्रवात, मावट, लू, बबूलिया, पुरवैया। देखिए ये जो है आपके पास में शब्दावली है, इसके बारे में बात करते हैं। सामयिक पवनें क्या है? आपको मैं बता दी सामयिक पवनें क्या होती हैं। पूछ लिया जाता है मावट क्या है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसमें। पूछ लिया आपको मावट क्या है, ध्यान रखना। मावट एक चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। मावट क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है। लू ये क्या है? स्थानीय स्थानीय पवन। बबूल्या की बात करें तो वायु का चक्रवात, वायु का चक्रवात। और पुरवैया की बात करते हैं तो सामयिक पवन या
सामयिक पवन या मानसूनी पवन, मानसूनी हवा। देखो आपसे पूछा जाए कि मावट क्या है, ऑप्शन में दे दे भूमध्य, आपको देखो मावट के बारे में पूछ रहे, मावट क्या है आपसे दे, बंगाली खाड़ी से होने वाली वर्षा है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा है, इनमें से पूछ लेता है। या क्या है, लू है, भूगुल्या है, वायु चक्रवात है या चक्रवात है। तो ध्यान रखना जो मावट है वो क्या है, चक्रवात है एक प्रकार का। और एक किस कारण होती है, भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभों के कारण या पश्चिम विक्षोभों के चक्रवातों के कारण क्या होती है, मावट होती है। कब होती है, दिसंबर से जनवरी के माह में होती है, ध्यान रखना।